गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीजीटी एग्जामिनेशन। जीआईसी लेक्चर या फिर आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, देन आल्सो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर को जल्दी से जल्दी रिवाइज कराऊँ, साथ साथ में आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप रिवाइज कर रहे हो, आपको कोई चीज़ें मिस हो गई हैं, आपको नहीं समझ में आ रही, तो वो भी मैं साथ साथ में लेकर चलूँगी। मतलब फॉर्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करते हुए चल रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आयनिक इक्विलिब्रिया। जब मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि कोई केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो इक्विलिब्रिया आएगी दैट इज़ अ केमिकल इक्विलिब्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नाम से पता चल रहा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ आयंस की जैसी बात होने वाली है। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता होगा और वो आयंस जिन मालिक्यूल से मिलके बन रहा है, ठीक है। जैसे सपोज़ कोई मालिक्यूल है, उसको आपने वाटर में डिज़ोल्व किया। अब वो मालिक्यूल जब वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है तो आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है। अब मान लीजिए आपका जो आयंस है, माना कोई ए बी मॉलिक्यूल है और इसको आप वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं और ये ए प्लस और बी माइनस में टूट रहा है। तो ये जो आयंस है इसके और इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम आएगी दैट इज़ द आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो वो सब्सटेंस अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो द इक्विलिब्रियम विच इज़ प्रेजेंट between a substance, ठीक है, a substance which is present in unaionized form to its ions present in the solution। अगर वो जो सब्सटेंस है जब वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तब, और वो जब उसके आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम आएगी दैट इज़ द आयनिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस में ब्रेक होते हैं, तो उन सब्सटेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपनी मोल्टेन स्टेट में या फिर अगर हम उसे किसी वाटर में या फिर किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपने आयंस के मूवमेंट के थ्रू। उन सब्सटेंस को बोलता है इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट नेचर में, अगर इलेक्ट्रोलाइट लाइट में है तो इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी वर्ड होता होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जस्ट अपोजिट होता होगा, मतलब वो सब्सटेंस जो ब्रेक नहीं होते वाटर में डिजोल्व करने से, या फिर ये कह सकते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसी बात नहीं होती उनके आयंस की वजह से, उनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आप सुने होंगे यूरिया, शुगर, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का नेचर नहीं रखते हैं, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो सिंपली आप इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हो। द सब्सटेंस which can conduct electricity in their molten state or in aqueous solution are called as electrolytes। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जो वाटर में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब आपने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया और वो आपका पूरा पूरा Na+ और Cl- में, सपोज मैं NaCl की बात कर रही हूँ, तो NaCl वाटर में आपने डिज़ोल्व किया और वो Na+ और Cl- में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया, तो उसको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, मतलब वो टूट तो रहे हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएं। अब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आयंस बचे हैं, ऐसी कंडीशन नहीं हो पाती है, उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हाँ, एक चीज़ और, इलेक्ट्रोलाइट जनरली आपके कौन होते हैं? एसिड होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट होते हैं। ABS, एसिड बेस सॉल्ट, ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी बोल सकते हो, और बहुत सारे सॉल्ट जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, और NH4Cl हो गया, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक एसिड, वीक बेस,
और ऐसे सॉल्ट जो कि वीक एसिड प्लस वीक बेस से बने होते हैं वो भी आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत आसान सा है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने डिस्कस किया आपसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपसे ये बोला कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए आपके पास NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैंने इसको वाटर में डाला, मतलब मैं AQ लिख रही हूँ, एक्वस फॉर्म, इसका मतलब यही है कि NH4OH को लिया मैंने और वाटर में इसको डिज़ोल्व किया, तब की बात हो रही है। और ये ब्रेक हो रहा है NH4 प्लस OH माइनस, ये सब एक्वस फॉर्म में ही रहेंगे, मतलब सबके साथ वाटर इन्वॉल्व है। ठीक है, NH4OH जो है NH4 प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जा रहा है। अब ये जो है पहले जो NH4OH है ब्रेक हुआ अपने आयंस में, अब इसके आयंस भी आपस में मिलते रहेंगे और वापस NH4OH बनाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब इक्विलिब्रियम की बात जो होगी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही होने वाली है। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, NaCl इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसको आपने वाटर में डिज़ोल्व किया था और ये इस तरीके से ब्रेक हो गया। ठीक है, तो Na प्लस और Cl माइनस जो है ये आपस में मिलकर वापस NaCl नहीं बना रहा है। होता ये है कि जब आप NaCl को लेते हैं और NaCl को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो Na प्लस Cl माइनस तो बन रहा है, मतलब आयोनाइजेशन तो हो जा रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी Na प्लस और Cl माइनस की मूवमेंट की वजह से, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो Na प्लस के चारों तरफ और Cl माइनस के चारों तरफ, Na प्लस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल और Cl माइनस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से चारों तरफ आ जाएंगे कि Na प्लस और Cl माइनस को मिलने नहीं देते हैं। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक विलन का काम कर रहा है, वो उन दोनों को बिल्कुल मिलने नहीं दे रहा है, इसीलिए Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिलकर वापस NaCl नहीं बना पा रहा है। और वैसे भी जब आपका NaCl पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया है तब इसका तो कोई मतलब ही नहीं हो गया है ना, ये तो पूरा ख़त्म हो चुका है। Na प्लस और Cl माइनस ही आपका एक्वस सॉल्यूशन में बचा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में तो बन रहा है, आयंस तो बना रहा है, बट ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है। मतलब आपका जब रिएक्शन मिक्सचर आप चेक करोगे तो उसमें आयंस तो रहेंगे ही, साथ साथ में आपका ये इलेक्ट्रोलाइट भी बचा रहेगा। तो इक्विलिब्रियम की बात हमेशा किसके लिए की जाएगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक चीज़ आपने यहाँ पे क्लियर किया कि इक्विलिब्रियम की बात या आयनिक इक्विलिब्रियम की बात हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए की जाएगी, ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखें, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, अब कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐसा होगा जो थोड़ा ज़्यादा डिसोसिएट होता, जो कुछ ऐसा होगा जो थोड़ा कम डिसोसिएट होता होगा। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, या फिर इसी को बोल देते हो आप डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन या फिर कई बार डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी हम बोल देते हैं अल्फा। अल्फा होता क्या होता है, देखें, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है और ये जब अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ electrolyte which split into ions to the total number of molecules. Of electrolyte present in the solution. ठीक है, alpha is the degree of dissociation or the degree of ionization, which is defined as the ratio of number of molecules of the electrolyte which split into ions to the total number of molecules of the electrolyte present in the solution. ठीक है, आप इस तरीके से अल्फा को बता सकते हो। इसका मतलब अल्फा क्या शो कर रहा है, अल्फा ये शो कर रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है
वो कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में शो कर रहा है। भाई किसी का जो अल्फ़ा है वो 5% है, किसी का अल्फ़ा 10% है, किसी का अल्फ़ा 1% ही है। तो जिसका परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। सॉरी, स्ट्रॉन्ग मतलब वीक में भी उसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा डिसोसिएट हो चुका है और उसके लिए जो अल्फ़ा होता है वो 100% होता है, अप्रॉक्सीमेटली 100% होता है, या फिर अल्फ़ा को बोल सकते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फ़ा होगा वो हमेशा लेस दैन 1 होना है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू ऑलवेज विल बी लेस दैन 1 फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी 1 से लेस है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किसी का 0.5 है, किसी का 0.2 है, किसी का 0.1 है। इसके बारे में जो कंपैरिजन होगी वो अल्फ़ा के बारे में, अल्फ़ा उस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने अभी पढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट्स इनटू आयंस टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, या फिर टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इसको अल्फा लिख दे रही हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। फर्स्ट, आप सबको पता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अभी अभी आपसे डिस्कस किया गया यहाँ पे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो अल्फ़ा होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो 100% डिसोसिएट हो जाता है इसलिए उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है और उसकी वैल्यू जो होगी हमेशा लेस दैन 1 होगी, ठीक है। सेकेंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट लाइट में इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है और उसको वाटर या फिर किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया है। तो सॉल्वेंट जो है उसके नेचर पे इस तरीके से डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, इसको पूरा लिखती हूँ क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के। देखें, जो भी सॉल्वेंट है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे वाटर होता है तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 80, ठीक है। तो जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है उसका 80, उसी तरीके से बहुत सारे सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट है उनका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता होगा। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये एक्चुअल में ये बताता है कि इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो आयंस है, मान लीजिए आपका AB इलेक्ट्रोलाइट है और ये A+ और B- आयंस में टूट रहा है, ठीक है। तो आप इसको जब किसी ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी है मान लीजिए, तो जो सॉल्वेंट है उसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया है, ओके, मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, आपने इसमें मान लीजिए AB को डिसॉल्व किया है, इसका जो K वैल्यू होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होता है वो ये बताएगा कि कितनी तेज़ी से इसके आयंस के बीच में जो फोर्स है वो ब्रेक होगा। ध्यान दें इस चीज़ को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू अगर ज़्यादा होती है, ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होती है K, तो इसके बीच का जो फोर्स है, आयंस के बीच का जो फोर्स है उतना कम होगा। ध्यान दें, लो होगा, मतलब जल्दी टूट जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है सॉल्वेंट के लिए तो इलेक्ट्रोलाइट जल्दी ब्रेक हो जाएगा, या आप इसको ऐसा सोच सकते हैं कि जो आयंस के बीच में फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। अब अगर वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी उसका बढ़ जाएगा। क्लियर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द सॉल्वेंट। इसको आप अगर कॉन्सेप्ट आपको समझाना हो तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है सॉल्वेंट की, उसमें जो आप इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर रहे हो उनके बीच के आयंस का जो फोर्स है वो उतना ज़्यादा वीक हो जाता है, उतनी जल्दी वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ जाता है। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर।
ये अंडरस्टूड है। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसको किसी सॉल्वेंट में आपने उसको डिसॉल्व किया है और आप टेम्परेचर उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा से ज़्यादा आयंस में डिसोशिएट होता चला जाएगा। तो अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान है। एक फैक्टर और होता है, दैट इज़ द डाइल्यूशन। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फोर्थ फैक्टर है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का उल्टा आप सोच सकते हो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरीके से डिपेंड करता है। जब आप सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है इसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाती है। और इसका अपोजिट आप सोच सकते हो, अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो तो डाइल्यूशन हमेशा क्या होगा, कम हो जाएगा। ध्यान दें, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, ठीक है, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, इसको आप एक लैंग्वेज में से लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे एक लास्ट फैक्टर है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। फिफ्थ है ये कॉमन आयन इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी आप सोचें तो कॉमन आयन कुछ ऐसा होना है कि आपको एक ही तरीके के आयन्स मिल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको मैं कुछ इस तरीके से समझा रही हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH, आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया है और ये इस तरीके से ब्रेक हो रहा है NH4 प्लस OH माइनस में। फिर आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया NH4Cl और उसको भी वाटर में इस तरीके से डाला और आपको बन रहा है यहाँ पे NH4 प्लस Cl माइनस। मतलब आपने पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट को लिया है, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया है और आपको इस तरीके से आयंस मिल रहा है। फिर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी आपने इस तरीके से वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो NH4 प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है। पूरा का पूरा ये पूरा जो आप रिएक्शन दिखा रहे हैं, ये जो पूरा आप मिक्सचर ले रहे हो, वो एक ही कंटेनर में है। अब देखें होगा क्या कि आपका जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें जो प्रोडक्ट होगे उसमें ये जो आयन है, दिस वन NH4 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। NH4 प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ये तो दोनों अलग अलग हो गए बट ये सेम हो गए, कॉमन आयन हो गए, इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ध्यान दें, यहाँ पे आपने जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो आपने ली चार्टेलियर प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें ये कहा गया था अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो जो इक्विलिब्रियम होता है या फिर जो रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड जाती है, और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन जो होती है बैकवर्ड जाती है। ध्यान दें यहाँ पे, अब आपका जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड जाने का मतलब है कि NH4OH का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वो डिसोशिएट नहीं हो पा रहा है। ध्यान दें, पीछे जाने का मतलब ये है कि आपका रिएक्टेंट बनने लगा, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। प्रोडक्ट डिसोशिएट ज़्यादा होता तब तो प्रोडक्ट बनता, लेकिन बैकवर्ड जा रही है, इसका मतलब आपका रिएक्टेंट बन रहा है, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो अब आप इसको क्या सोच सकते हो कि जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है वो कम हो रहा है। समझ में आई चीज़ भाई, जो NH4OH था ये ज़्यादा बन रहा है, जबकि अल्फ़ा क्या बताता है, डिसोशिएट होने को बताता है। जितना ज़्यादा ये टूटता है ना, जितना ज़्यादा ये टूटता उतना ज़्यादा अल्फ़ा होता, लेकिन ये ली चार्टेलियर प्रिंसिपल की वजह से जब इसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आपका जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा बनने लगा, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगी। इस वजह से अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज सभी करती है जो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक हो, डिसोशिएट हो, है ना, आयोनाइज हो, तब अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ेगी। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ इसलिए घट जा रही है क्योंकि आपका रिएक्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, बल्कि वो उल्टा फॉर्म हो रहा है। क्लियर ये चीज़, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब इसको जो है आप कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि देखिए अब इसमें एक चीज़ आपको निकल गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है ये कम हो रहा है। इसके लिए ये वर्ड यूज़ कर रहे हो सप्रेशन, ठीक है। तो आप इसको कैसे एक स्टेटमेंट में कैसे दे सकते हो, द सप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, द सप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। इतना चीज़ आपको बोलना है कि द सप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन। आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जो ऐड कर रहे हो उसमें एक आयन आपका कॉमन होना चाहिए, तभी आपका कॉमन आयन इफेक्ट शो होगा, तभी वहाँ पर अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया फिफ्थ फैक्टर कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें अगर आपने कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसमें कॉमन आयन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसकी अल्फा की वैल्यू होगी वो डिक्रीज कर जाएगी ली चार्टिलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक में आती हूँ, दैट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसको समझेंगे। मान लीजिए कोई आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, AB, इसको वाटर में आपने डिज़ोल्व किया और ये ब्रेक हुआ A+ और B- में। मान लीजिए एट t = 0, जब बिल्कुल शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पर जो इसका कंसनट्रेशन है दैट इज C और ये 0 0 होगा। आफ्टर टाइम t, ठीक है, एट टाइम t मतलब कोई भी समय हो सकता है वहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या कंसनट्रेशन होगा, इसको कैसे निकालेंगे। पहले आपको एक चीज़ बताया गया था अभी तक, अल्फा इज इक्वल टू क्या बताया था, अल्फा क्या था, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच स्प्लिट इनटू आयंस टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के का वो मॉलिक्यूल जो आयंस में स्प्लिट हो रहा है, मान लीजिए वो X है, सपोज X है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे दिया गया है C है, तो X की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अल्फा C। इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। ये जो आपको अल्फा का फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया था, उसके बेसिस पे मैं इसको निकाल रही हूँ। अल्फा इज इक्वल टू X/C। X क्या है, X मैं एज्यूम कर रही हूँ कि AB के जो X मोल्स हैं वो डिसोशिएट हो रहे हैं A+ और B- में। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट इनटू आयंस टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि जो X है वही तो ये बन रहा है, इसका मतलब ये कितना बन रहा है, अल्फा C। ध्यान देंगे, आफ्टर टाइम t जो आपका आयंस है वो कितना बन गया रहा है, अल्फा C। अब पहले ये C था, अब अल्फा C बन प्रोडक्ट बना दिया इसने, मतलब आयंस बना दिया, तो अब बचेगा कितना, C - C अल्फा। ठीक है, इसको आप C अल्फा लिखिए, ज़्यादा सही है, अल्फा C से अच्छा C अल्फा। तो ये C - C अल्फा जगह C कॉमन ले लोगे, 1 - अल्फा बचेगा। ठीक है, C कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का मोल पर लीटर में जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट है, और इस तरीके से मैंने आयंस कितना बन रहा है वो यहाँ पे निकाला, और उसके बाद आपका जो इनिशियल मोल था उसमें से उसको माइनस किया, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपके पास जो कंसंट्रेशन बच रहा है रिएक्टेंट का, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज C 1 - अल्फा। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम लॉ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू दिस वन, इसका कंसंट्रेशन। आप इसको ऐसे पहले आप चाहो तो शो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर हैबिचुअल हैं तो कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, और B- डिवाइडेड बाई AB। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये सब क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये चीज़ें आ रही हैं। देन K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा डिवाइडेड बाई C 1 - अल्फा। एक C को कैंसिल आउट कर दीजिए, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फा। ठीक है, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फा। मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आपको पता है कि जो अल्फा की वैल्यू होती है इट इज़ वेरी वेरी लेस दैन 1 फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है 1 से बहुत कम होती है, तो 1 - अल्फा को भी आप क्या बोल सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 1। तो आप K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, C अल्फा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K/C, या अल्फा इज इक्वल टू √K/C। अल्फा इज इक्वल टू √K/C, जहाँ पे अब आप K को क्या बोलोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब डिसोसिएशन की बात हो रही है, आयोनाइजेशन की बात हो रही है, तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हो, फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल सकते हो। अगर वो वीक एसिड है तो आप Ka बोल सकते हो,
और अगर वो वीक बेस है तो के भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एज्यूम नहीं किया है कि ओसीटी की बेस है, इसलिए मैंने नॉर्मली यहाँ पे के लिख दिया है। तो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे जो बताया गया उसको क्या बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए, ध्यान देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसनट्रेशन, ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसका कंसनट्रेशन कितना था, सी, तो उसके कंसनट्रेशन के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर इतना। अब मान लीजिए कि कंसनट्रेशन ना दे करके वॉल्यूम दे दिया हो क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे, तो सी, अगर मान लीजिए वी वॉल्यूम दिया गया है और सॉल्यूशन का, और उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज़ 1 मोल, ठीक है, ये कंडीशन है। वी जो है वॉल्यूम दिया गया है लीटर में और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके 1 मोल प्रेजेंट हैं, तो कहने का मतलब सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/v। सी इज इक्वल टू अगर 1/v लिखेंगे तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई 1/v, या एल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू वी। आप इसको कैसे बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और स्क्वायर रूट ऑफ द, इसको डाइल्यूशन, ध्यान दें यहाँ पे, इसके पहले जब आपको बताया जा रहा था, तो जब मैं आपको बता रही थी डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन के बारे में, तो वहाँ पर क्या था, आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा था, उसी तरीके से आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे इसका मतलब ऑब्वियस बात है कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से अल्फा की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाने से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको अगर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is directly proportional to under root v and inversely proportional to under root c। डाइल्यूशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था, ठीक है। इसने क्या बोला था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन having 1 mole of the electrolyte and is inversely proportional to the square root of the concentration of the electrolyte। यहाँ पर कई बार लिमिटेशन पूछ लेता है, तो आप सबको पता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे हैं, और जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया गया है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नहीं बता पाया कुछ भी, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम जैसी कोई बात नहीं होती है, तो यहाँ पे वो चीज़ भी अप्लाई नहीं हो पाया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं स्टार्ट करूँगी आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, पीएच के बारे में, पीओएच के बारे में, और बफर सॉल्यूशन के बारे में। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।